नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में 15 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। जो सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं, 14 जनवरी को एयरपोर्ट पर वैक्सीन उतरेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया था कि वैक्सीन के पहुंचने के अगले दिन से ही वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि 15 जनवरी से वैक्सीनेशन लगना लोगों को शुरू हो जाएगा। जो जानकारी इस वक्त बड़े खबर के तौर पर सामने आ रही है, वैक्सीनेशन बॉक्स को फ्रीजर वैन से लाएंगे स्टेट क्वार्टर्स और स्टेट वैक्सीन सेंटर से जिलों में इसकी आपूर्ति की जाएगी। और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये माना जाए कि अब बहुत जल्द और वो अब तारीख भी सामने जब से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी? बिल्कुल विभा, 10 महीने से लोग इंतजार कर रहे थे कि वैक्सीन जल्द उपलब्ध हो जाए और अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर पहुंची है कि 15 जनवरी से बिहार में वैक्सीनेशन काम शुरू हो जाएगा। और अभी फिलहाल जो देश में 2 वैक्सीन जिसको मंजूरी मिली है, यानी कोवैक्सीन के साथ साथ कोविशील्ड, इसको लेकर अभी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। भारत सरकार ये फैसला लेगी कि बिहार में कौन से वैक्सीन को मान्यता दी जाएगी, कौन सी वैक्सीन को भेजी जाएगी। फिर बिहार में बता दें आपको कि कोवैक्सीन का ट्रायल भी यहाँ पर सफल हुआ है और भारत में बायोटेक के साथ साथ सीरम इंस्टीट्यूट से वार्ता चल रही है कि बिहार के लिए कौन से वैक्सीन को मुहैया कराया जाए। क्योंकि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के लिए बताया जा रहा है कि जो मशीनें हैं, ILR मशीन है या फिर वॉक इन कूलर है, उसकी आपूर्ति करा दी गई है तमाम अस्पतालों में। अब 15 जनवरी से वैक्सीनेशन काम शुरू होगा। रजनीश, इस खबर को हम ऐसे भी देखें कि मुख्यमंत्री ने ये साफ किया था कि देखिए तारीख हम अभी नहीं बताएंगे आपको, लेकिन जानकारी हम तक है। लेकिन ये तय है कि जिस दिन बिहार में वैक्सीन की डोज पहुंच जाएगी उसके अगले दिन से इसको लगना शुरू कर दिया जाएगा। यानी ऐसे में जब 14 तारीख को ये वैक्सीन पहुंचेगी राजधानी पटना, यानी 15 से इसकी शुरुआत। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है ये। और बता दें सीएम नीतीश कुमार ने उस दिन इशारों में हरी झंडी दे दी थी और ग्रीन कॉरिडोर की बात चल रही, यानी एयरपोर्ट पर जैसे ही लैब से वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा उसके बाद वहां पर ग्रीन कॉरिडोर बिछाकर जिस तरह से वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था, वहां पर ये मैसेज दिया जाएगा कि देखिए वैक्सीन पहुंच गया, आप लोग तैयार हो जाइए। यानी उसके बाद सीधे जो स्टेट वैक्सीन सेंटर है NMCH कैंपस में, वहां पर उसको उतारा जाएगा, वहां जिलों को आपूर्ति की जाएगी। तमाम जो फ्रीजर वैन है उसकी भी आपूर्ति करा ली गई है। पहले फेज में जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सूची तैयार कर ली गई है और वेब पोर्टल पर डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निश्चित रूप से अब महज अब चंद दिनों की दूरी है और उसके बाद जो वैक्सीन है उसका इंतजार खत्म होगा। और ये बड़ी खबर बिहार वासियों के लिए, साथ साथ देशवासियों के लिए। हालांकि ये भी शाम तक क्लियर हो जाएगा कौन से वैक्सीन की आपूर्ति बिहार में होगी, कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस बड़ी जानकारी के लिए। और देखिए पहले फेज में चुके हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगनी है और आज इसी पर राज्य भर में फाइनल ड्राई रन भी होने वाला है। सुबह 11 बजे से इसकी 38 जिलों को लेकर के तमाम तैयारियों को एक बार फिर से परखा जाएगा। लेकिन बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हुए, जिसमें 14 जनवरी को वैक्सीन जो है वो एयरपोर्ट पर, यानी कि पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और 15 तारीख से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। जो बड़ी और अहम जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त सामने, जिसमें बिहार में 15 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। अगली खबर बांका से है, जहां एक ऑटो से शराब की 552 बोतलें जब्त की गईं। शराब की ये खेप तस्कर झारखंड के पोड़ैया हाट से लेकर आ रहे थे। उत्पाद विभाग की टीम को इसकी सूचना मिलती है, जिसके बाद बुंदवाकुरवा थाने से जंगली मोड़ के पास पुलिस ने कार्रवाई की और इस ऑटो को रुकवाया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं और इस ऑटो में बड़ी सावधानी से शराब की बोतलों को छिपा कर रखा गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि शराब की बोतलों को कैसे इस ऑटो में तहखाना बनाकर रखा गया है। ऑटो की छत से लेकर सीट के नीचे तक तहखाने बने हुए हैं और इन्हीं तहखानों में शराब की इन बोतलों को बड़ी ही सावधानी के साथ रखा गया था। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया और इनसे फिलहाल पूछताछ शुरू हो गई है। जब पूछताछ की और ऐसे में न्यूज 18 ये सवाल उठाता है कि बंदी के बीच झारखंड से बांका तक आखिर ये शराब कैसे पहुंच जाती है। सख्ती के बाद तस्करों में आखिर खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि अगर खौफ होता तो यहां तक इसके पहुंचने पर भी सवाल है। ऐसे में शराबबंदी को कैसे सफल बनाया जाएगा?
और सहयोगी नागेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नागेंद्र, सवाल यही कि एक बड़ी उपलब्धि जरूर, लेकिन यहां तक पहुंचने में लापरवाही भी, कहीं ना कहीं चूक भी। बिल्कुल विभा, ये बात तो वाजिब है कि आखिर बंदी के बावजूद झारखंड के रास्ते बिहार तक के बांका जिला के अंदर में शराब का प्रवेश कैसे होता है। पिछले दिनों के दौरान अगर देखा जाए तो शराब तस्कर रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं। आज वाली जो तस्वीर है उसमें ऑटो के छत में तहखाना बनाया हुआ है और तरह तरह के सड़ी मछलियों के बीच में, सब्जियों के बीच में, धान की बोरी के बीच में, मतलब तरह तरह के तरीके अपना कर चल रहे हैं। लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम भी उन लोगों को पीछा करने में पीछे नहीं रह रही है। इधर हाल के दिनों में देखा जाए तो झारखंड से आने वाले शराब की जो बड़ी खेप है वो भारी मात्रा में बरामद की गई है। करोड़ों रुपए का शराब बरामद किया गया है। लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम भी इन लोगों के पीछे लगी हुई है। सूचना संकलन कर समय समय पर कार्रवाई भी करती है, जिसका परिणाम कल रात में जंगली क्षेत्र में पकड़ा गया है। और एक पकड़ने वाली एक महिला निरीक्षक है उत्पाद विभाग की, विष्णुप्रिया, उस सावशी नागेंद्र, जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये दोनों लोग कहां से ताल्लुक रखते हैं? ये बांका जिला के अमरपुर के मोहम्मदपुर के हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है और दोनों शराब का धंधा भी करते हैं। उत्पाद विभाग की टीम में गंगा शाह और पवन कुमार शाह से जब जानकारी ली गई, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हम लोग शराब लाकर अपने घर से शराब की बिक्री करते हैं। ये साफ जाहिर होता है कि अभी भी थाना क्षेत्रों में शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी थी और सवाल यही कि पूर्ण शराबबंदी, सख्ती, इसके बावजूद आखिर शराब दो राज्यों की सीमाओं को लांघकर बिहार तक पहुंच जा रहे हैं कैसे? आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से लालू प्रसाद के रिम्स के पेइंग वार्ड से केली बंगला और फिर बंगले से वार्ड में शिफ्ट होने पर पूरी जानकारी मांगी थी रिपोर्ट के जरिए। रांची हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार से यह पूछा गया था कि किसके आदेश और किसके फैसले से लालू प्रसाद को केली बंगले के वार्ड में शिफ्ट किया गया था। कोर्ट ने यह भी सवाल किए थे कि जब जेल अधीक्षक का कहना है कि यह निर्णय जेल प्रशासन ने नहीं लिया, तो आखिर ये फैसला किसकी तरफ से लिया गया, किसके कहने पर लिया गया? वहीं जमुई से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर नक्सली रोजीना खातून गिरफ्तार की गई है। चकाई थाना क्षेत्र से इस नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त जमुई से, जहां पर रोजीना खातून नक्सली बताया जा रहा है जिसे उसे गिरफ्तार किया गया है। चकाई थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी संभव हुई है और एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कई मामलों में इसकी तलाश पुलिस को थी और ऐसे में एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। बेगूसराय में अवैध शराब कारोबारियों को शराब की तस्करी से रोकना एक छात्र को महंगा पड़ गया। रोकने से नाराज तस्करों ने छात्र की लाठी और डंडों से जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित छात्र की माने तो चट्टी रोड में अमन कुमार और अंकित कुमार नामक दो युवक अवैध शराब की तस्करी में लिप्त थे। दोनों को जब इसके लिए मना किया गया तो वे दबंगई करने लगे और जमकर इस शख्स की पिटाई कर दी गई। पीड़ित के बयान के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है। अमन कुमार गणेश शाह का लड़का है, उससे दारू माफिया है। वो सब वही बरगाछ के पास दारू का माफिया करता है। हम उसको मना किए और उनको मारा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह ने रांची कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। और इस बीच रांची के सुखदेव नगर थाना प्रभारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। तो रांची के सुखदेव नगर थाना प्रभारी का ये ऑडियो इस वक्त वायरल होता हुआ, जिसमें भैरव सिंह को धमकी दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अब तक उन्होंने 50 लोगों का मर्डर किया हुआ है और भैरव सिंह के भी मर्डर की धमकी दी जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। वहीं रांची के सिटी एसपी से जब इस वायरल ऑडियो को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने ऐसी किसी भी वायरल ऑडियो की जानकारी से इनकार कर दिया।
ठीक है, पूरा जश्न मनाइए, फिर मौका नहीं मिलेगा दोबारा। लग रहा है सर कि हम जश्न मना रहे होंगे। अरे आप ही तो मेरा दिल का टुकड़ा था सर। कह दीजिएगा कि नहीं जानता बस सारा हिंदुगिरी हम भुलवाएंगे, हम अभी तक नहीं जानता हमको ना। सुनिए आपको लग रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, एक चीज बताइए, आपको लग रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं? भैरव सिंह को कह देते हैं, भैरव सिंह को कभी नहीं जानता है ना। 50 आदमी को हम मारे होंगे, 1 आदमी के 50 लाश मिलेगा भैरव सिंह का, याद रखेगा भैरव सिंह। सुनिए सर, मत बकिए, समझे ना, हम आपको जब अपना बड़ा भाई मानते हैं तो भाई टाइप का बात कर रहे हैं। चलिए जो होना सब तो हो ही गया, लेकिन भैरव सिंह को संवाद दे दीजिएगा कि लाश किसी दिन पक्का कर देंगे उसका। हाँ सर, से मारने की धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने 50 मर्डर्स किए हैं और उसका ही मर्डर कर देंगे। मुझे ऐसे किसी ऑडियो की अभी तक जानकारी नहीं है। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये ऑडियो इस वक्त वायरल होता हुआ, हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो की सत्यता की तो जांच होनी चाहिए ना। क्या इसे लेकर अधिकारियों ने कोई बयान दिया? जी, अधिकारियों के सामने जब हम अपनी बातों को रखा तो अधिकारियों ने इस बात से अनभिज्ञता जाहिर की। हालांकि ऑडियो सुनाने के बाद उन्होंने बोला कि फिलहाल उसकी पड़ताल की जाएगी, उसके बाद ही इस पर कुछ वो बयान दे सकते हैं। तो मामले में लेकर पुलिस जो वरीय अधिकारी हैं वो भी गंभीर है। हालांकि ये ऑडियो जो है वो आपको बता दें कि भैरव सिंह जो कि मुख्य आरोपी था, उसके भाई और थाना प्रभारी के बीच हुई बातचीत का है। तो जिस तरह से अगर कहा जाए तो अगर धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं जायज नहीं है। और इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल जो थाना प्रभारी के द्वारा किया गया, इसी को लेकर आपत्ति जाहिर की गई है। और मामले में फिलहाल जो पीड़ित पक्ष है वो जांच की मांग कर रहा है। तो अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर पुलिस आगे किस तरह से बढ़ती है। कानून के रखवाले ही अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे? क्या जोर जबरदस्ती, पावर और रसूख के साथ साथ अब अपने पद का इस्तेमाल किया जा रहा है डराने के लिए? जी, जाहिर तौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इन शब्दों का इस्तेमाल जो है वो करना जायज नहीं है। पुलिस अपना काम करे और जो भी कानून के दायरे में रहते हुए काम किया जाए तो वो बेहतर होता है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया, उसे लेकर ही आपत्ति है। कई लोग जो है वो संज्ञान में अधिकारी के लाया कि देखिए इस तरह का ऑडियो एक वायरल हो रहा है, तो क्या उन्होंने ये आश्वासन दिया कि चलिए जानकारी नहीं थी हमें, आपने दिखाया, सुनाया, अब हम इसकी जांच करेंगे और अगर सत्यता पाई गई तो कार्रवाई होगी? जी, जाहिर तौर पर जब उन्हें इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमने उन्हें ये ऑडियो सुनाया तो साफ तौर से उनका कहना था कि इस मामले को लेकर वो जो आगे की कार्रवाई। और हमारे साथ इस वक्त तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं सुनील तिवारी, वो खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी ये स्टेटमेंट और इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी। एक गलत दिखाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग उस पर दबाव बना रहे हैं। वह प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त था, सीएम के काफिला पर हमला किया था, उसके हर ठिकाने पर हम लोग छापामारी कर रहे थे, इसलिए पुलिस पर दबाव बन जाए इसलिए इस तरह किया जा रहा है। लेकिन सुनील जी, आप भी तो मानेंगे ना कि आप चूंकि कानून के रखवाले हैं, आपके जबान से या आप जिस पद पर बैठे हैं वहां से इस तरह के शब्दों को की शोभा रहती है क्या? आपको लगता है कि ये मर्यादित भाषा है जिसका इस्तेमाल आपने किया? मैंने कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है और न ही मैंने कोई बातचीत उनसे की है। तो ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है आप उससे खारिज कर रहे हैं? बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। ये आपके बीच में और शक्ति सिंह जो शख्स जिसके ऑडियो दिखाई जा रही है, आपके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है? शक्ति सिंह से मेरी बहुत बार बात होती है, लेकिन ये जो दिखाया जा रहा है आपको मैं चाहूंगी कि आप अपने स्टेटमेंट को, अपने पक्ष को जरूर रखें और इसी की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन एक बार वो ऑडियो सुन लेते हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है? पूरा जश्न मना रहे हैं। जश्न मना रहे हैं, हम ही को पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, पूरा जश्न मनाइए, फिर मौका नहीं मिलेगा दोबारा। लग रहा है सर कि हम जश्न मना रहे होंगे। अरे आप ही तो मेरा दिल का टुकड़ा था सर। कह दीजिएगा कि नहीं जानता बस सारा हिंदुगिरी हम भुलवाएंगे, हम अभी तक नहीं जानता हमको ना। सुनिए आपको लग रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, एक चीज बताइए, आपको लग रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं? भैरव सिंह को कह देते हैं, भैरव सिंह को कभी नहीं जानता है ना। 50 आदमी को हम मारे होंगे, 1 आदमी के 50 लाश मिलेगा भैरव सिंह का, याद रखेगा भैरव सिंह। सुनिए सर, मत बकिए, समझे ना, हम आपको जब अपना बड़ा भाई मानते हैं
तो भाई टाइप का बात कर रहे हैं। चलिए चलिए, जो होना सब तो हो ही गया, लेकिन भैरव सिंह को संवाद दे दीजिएगा कि लास्ट किसी दिन पक्का कर देंगे उसका। हाँ सर। सुनील जी, सुनील आपने सुनना होगा जो स्टेटमेंट हम दिखा रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। शक्ति सिंह आखिर है कौन? शक्ति सिंह हिंद पीढ़ी के रहने वाले हैं। आप लोगों के बीच में किस बाबत ये बातचीत हो रही है? मैं हिंद पीढ़ी थाना प्रभारी था, तो उस समय से शक्ति सिंह से मेरा जान पहचान है, उनसे हमेशा बातचीत होती रहती है। और यह जो मैटर दिखाया जा रहा है, हमसे और शक्ति सिंह के बीच इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। ये जो शक्ति सिंह और सुनील तिवारी आपका नाम लेकर के जो बातचीत दिखाई जा रही है, फिर क्या वो सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से रखने की कोशिश की गई है? बिल्कुल बिल्कुल गलत तरीके से रखने की कोशिश की गई है। आप दोनों आदमी के बीच में कोई बातचीत इस बाबत नहीं हुई? भैरव सिंह नहीं बातचीत नहीं हुई है। अच्छा, इस तस्वीर को हम दिखा भी रहे हैं सुनील जी, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, चूंकि मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले को बड़ी गंभीरता से लिया गया, उस पर जो भी लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। उस बाबत कहां तक आपकी जांच पहुंच पाई है, कोई जानकारी? मेरे द्वारा अभी तक 35 आदमी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। 35 जो नेम्ड एक्यूज्ड हैं, जिनकी पहचान की जा चुकी है वीडियो फुटेज से, अन्य साक्ष्यों से, और अन्य लोग जो बाकी है उन्हें जितना जल्द हो सकता है गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। 35 की गिरफ्तारी अभी तक मैंने कर लिया है। ये जो घटनाक्रम हुआ था उसमें क्या साजिश सीधे तौर पर साफ हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ी साजिश थी जो पूर्ण नहीं हो सकी। पुलिस के द्वारा काफी सख्त कार्रवाई की गई और वो जो चाह रहे थे वो सफल नहीं हो सके। नहीं, लेकिन ये जो शक्ति सिंह हैं, जो जिस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं आपसे, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें डर है, वो समझते भी हैं जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं। ये किस तरह की बातचीत है? किनसे? शक्ति सिंह से जो आपकी बातचीत होती है। हमसे शक्ति सिंह की इस मैटर पर कोई बातचीत हुई ही नहीं है। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले को लेकर आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है? नहीं, जो दिखाया जा रहा है वो बातचीत नहीं हुई है। ऐसे तो शक्ति सिंह को बुलाया गया था, पूछताछ किया गया है, सब चीज किया गया है। जितने भी सस्पेक्टेड आदमी थे सभी से पूछताछ की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो गलत दिखाया जा रहा है। आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश है क्या? मेरी छवि नहीं, प्रशासन पर दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है छवि के साथ। ये कौन से लोग हैं? ये कौन से लोग हैं और कौन चाह रहे हैं ऐसा करना? वैसे लोग हैं जो सीएम के काफिला पर हमला करके प्रशासन को, सरकार को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त रांची के विधायक सीपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। सीपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आपका। और देखिए, हम जो ऑडियो क्लिप दिखा रहे हैं सीपी सिंह जी, उसके बाबत सुनील तिवारी जिनका जिक्र किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए ये मैनिपुलेटेड ऑडियो है। देखिए, अब जो आप लोग के माध्यम से देखने को मिल रहा है ये मैनिपुलेटेड ऑडियो है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब उनके डीजीपी ही अनाप शनाप बातें करते हैं तो फिर एक थानेदार या इंस्पेक्टर इस तरह की बातें करते हैं तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि जब इनका मुखिया ही पुलिस का है, लंबी लंबी हाँक रहा है, डींगे हाँकता है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ये उग्रवादियों के सामने, आतंकवादियों के सामने, अपराधियों के सामने अपने आप को पंगु कर लेते हैं। उनके सामने इनकी कुछ नहीं चलती। वैसी स्थिति में किसी भी निर्दोष आदमी को इस तरह सा धौंस दिखाना अच्छी बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं हो रही है, अपराध की घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, तो वैसे अपराधियों के साथ निपटिए ना। क्यों नहीं निपट रहे हैं? नहीं, लेकिन सीपी सिंह जी, लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला, और अगर पुलिस ये कह रही है कि इसके पीछे साजिश थी, तो ये भी तो एक गंभीर विषय है ना। चाहे कोई भी हो, अगर इस तरीके से हमला किया जाएगा तो ये तो उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, किसने उचित ठहराया? मैंने भी उचित नहीं ठहराया है। लेकिन मैं मानता हूँ यह संयोगवश है, ये कोई हमला की साजिश नहीं थी। और हमला की यदि साजिश थी तो भाई सरकार उनके हाथ में है, सत्ता हाथ में है, इसकी जांच कराइए। आपसे नहीं, आपके पुलिस में दम नहीं है कि ये जांच कर सके,
तो आप इसके लिए केंद्र सरकार को रिकमेंड कीजिए, सीबीआई जांच कराइए। बिल्कुल, अगर ये साजिश है तो इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी तह तक पहुंचकर जो